आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संपदा के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक संपदा? ठीक है, देखिए आप जानते हैं पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। समझ रहे हैं? हालांकि आज तक अभी तक प्रयोग किया जा रहा है कि शायद अन्य ग्रहों पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन इसके कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते कि पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर जीवन रहा होगा। ठीक है, तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी को या हमारे इस ग्रह को प्राकृतिक ने या प्रकृति ने क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या संपत्तियां ये अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। बात करते हैं प्राकृतिक संपदा क्या होती है। तो वह संपदा जो हमें क्या की जाती है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, उसे हम प्राकृतिक संपदा के नाम से जानते हैं। बात करेंगे कुछ पॉइंट के हिसाब से समझते चलेंगे। पृथ्वी पर संपदा है ना, पृथ्वी पर सौर मंडल, वायुमंडल, जल है ना, जल मतलब कई मंडलों का समूह होता है। यही कारण होता है, कभी अगर कभी पूछ दिए बाय चांस कि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, तो आप एक आसान लहजे में बताएंगे क्योंकि किसी और ग्रह के पास ना तो वायुमंडल है, ना तो स्थल मंडल तो है, लेकिन वायुमंडल नहीं है। आपको मालूम है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो उसे कौन प्रोवाइड कराता है, कौन उसे उपलब्ध कराता है, तो उसे उपलब्ध कराने का काम वायुमंडल करता है। अगर वायुमंडल ही ना हो तो पृथ्वी पर या किसी भी जीव, किसी भी ग्रह पर कोई जीवन संभव नहीं होगा। मतलब आसान भाषा में आप समझें कि जीवन तभी किसी ग्रह पर संभव होगा जब वहां पे क्या पाया जाए, वायु पाया जाए, वायुमंडल पाया जाए। वायु का मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं, वायुमंडल का मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन केवल हमें जीवित रखने के लिए, हमें हमारे रुधिर में मिलने के लिए, ऑक्सीजन को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए ही ऑक्सीजन जरूरी है। साथ ही साथ वृद्धि के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए। समझ रहे हैं ना, हमें केवल एक ही गैस नहीं। अब पौधे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? पौधों से मिलेगी, लेकिन पौधों के लिए कौन सी गैस चाहिए? तो उनके लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से अवेलेबल होगी? तो जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे तो पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी तो वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो जो प्राकृतिक संपदा है उसमें हम जानेंगे कि क्यों, ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। आपको बता दूं, जितनी दूरी पृथ्वी से, ठीक है, सूरज की है, उतनी दूरी चंद्रमा से भी सूरज की है, लेकिन चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं और पृथ्वी पर जीवन क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। पानी की खोज चंद्रमा पे की गई, स्थल वहां पे है, लेकिन वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब हवा, हवा क्यों नहीं है, है ना? अभी इसकी खोज चल रही है, हो सकता है इन फ्यूचर हम चंद्रमा पे जीवन बसा ले, है ना? लेकिन क्या कारण है कि वहां पे जीवन नहीं है? वहां का जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी को देखिए, ये मान लेते हैं पृथ्वी, माना जाता है पृथ्वी गोल है, लेकिन कहीं कहीं माना जाता है कि पृथ्वी चपटी है ना, अंडाकार है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। तो जो हमारी पृथ्वी है, इसे चारों ओर से घेरने का काम कौन करता है? वायुमंडल करता है। समझ रहे? मान लेते हैं ये अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष है, तो इसके आसपास, मतलब अंतरिक्ष, अब देखिए अंतरिक्ष हमारे वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल क्या काम करता है कि शरीर बोल रहा हूं, है ना, पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर ये वायुमंडल जीवन क्या करता है? अब इसके अंदर, ये पृथ्वी को चारों तरफ से वायुमंडल घेरे हुए है। अब सारी गैसें आपको जानते हैं, आप जानते ही होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, है ना?
और बात करें अगर हम ऑक्सीजन की तो इसकी मात्रा है 21%, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी मात्रा 0.3%। बाकी अन्य में एक्स्ट्रा में जो गैसें आती हैं वो 0.1% आती है। समझ रहे हैं? फिलहाल हम समझ के आ रहे हैं, हमें समझना ये है कि किस प्रकार से जीवन संभव हो सका पृथ्वी पर, कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं पृथ्वी पर। तो बात करेंगे प्राकृतिक संपदा में कुछ ऐसे कारक हैं वायुमंडल में या पृथ्वी पर, कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं या जीवन को प्रेरित करते हैं। उसमें पहला आता है जैव कारक। जैव कारक का मतलब वे चीजें जो जीवित हैं और हमें क्या करती हैं, हमें जीवन जीने में मदद करती है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन बनाने में मदद करती है। जैसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, कवक, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें या पृथ्वी पर जीवन बनाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो, बैक्टीरिया वगैरह ना हो, दही, दूध से जो दही बनती है उसे लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बनाता है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? नहीं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वे कारक या वे संपदा जो जीवित हैं और जीवन बनाने में या किसी जीव की उत्पत्ति में मदद करते हैं उन्हें बोलेंगे जैव प्राकृतिक संपदा। और दूसरा अजैव, वे चीजें जो जीवन जीने में या जीवन जीने को आसान बनाती हैं, या कोई संसाधन है जैसे कोयला की बात हम कर ले, डीजल पेट्रोल की बात कर ले, ये वायु की बात कर ले, जल की बात कर ले, ये क्या है, जीवित हैं? नहीं, अजैव के अंतर्गत आते हैं। वायु नहीं जीवित है, तापमान भी जीवित नहीं है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो प्रॉब्लम लगातार होगी, तो कब तक अपने आप को माइनस में चला जाएगा। जो चंद्रमा होता है उसके बाहरी परत का जो टेम्परेचर होता है वो -190 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हैं? 13-14 डिग्री आती है तो हमारा स्वेटर निकल जाता है। -190 होगा तो अगर एक बार हाथ निकालेंगे तो ब्लड जम जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे बात करते हैं प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संपदा? तो 2 तरीके के होते हैं। वे प्राकृतिक संपदा जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, यानी कि उनका दोबारा चक्रण हो सकता है। अगर जैसे मान लेते हैं एक बार हमने उनका इस्तेमाल किया, कुछ समय के बाद वो फिर हमें प्राप्त हो जाएं, तो उन्हें बोला जाता है नवीनीकरण। वे संसाधन या वे संपदा जो दोबारा जिनका हम उपयोग कर सकते हैं या दोबारा जो हमें प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? उन्हें बोलेंगे नवीनीकरण। मतलब जिन्हें दोबारा हम प्राप्त कर सके, जैसे वायु, जल और मृदा। वायु को भी आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये नवीनीकरण है। जल दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर जल का आप उपभोग करते हैं या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो दोबारा जल हमें फिर से प्राप्त हो सकता है, वर्षा के रूप में वो हमें प्राप्त हो सकता है। और तीसरा है मृदा। आगे बात करते हैं अनवीनीकरण योग्य संपदा के बारे में। वे संपदा जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कोयला। किसी कंपनी ने कोयला आज तक बनाया, खनिज तेल कोई कंपनी बनाती नहीं, हम केवल उसमें साफ सफाई कर सकते हैं। जैसे तेल को हम रिफाइंड कर सकते हैं, कोयला को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन कोयला बना नहीं सकते। और क्या है, ये क्या करते हैं, ये संसाधन, इनको जब मैंने आपको संसाधन पढ़ाया था उसमें भी ये चीज़ आपको बताई गई थी कि कोयला क्या होता है, अनवीनीकरण होता है, इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खनिज तेल के अंतर्गत वे तेल, खनिज का मतलब वह होता है जिसे पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाला जाए, उसे बोलते हैं खनिज। जो भूपर्पटी से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो खनिज तेल में डीजल भी आता है आपका, पेट्रोल भी आता है आपका, ठीक है। ये किस में आएंगे, खनिज तेल के अंतर्गत आएंगे। आगे हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। स्थल मंडल क्या होता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह क्या है, स्थल मंडल है। आगे अभी मैंने आपको बताया, तो पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुए है वो हमारा क्या है, वायुमंडल है। और पृथ्वी की सबसे बाहरी ये वाली सतह क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। आप अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह से आएंगे तो सबसे पहले आपका पैर कहाँ पड़ेगा, स्थल पे पड़ेगा।
टच करेंगे कि नहीं करेंगे? तो किस पे टच करते हैं? स्थल मंडल पे टच करते हैं। बात करते हैं स्थल मंडल की, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। यही हमें जीवन जीने, या हम जीवन इसी पे रह के, या सभी जीव जो रहते हैं वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं भाई स्थल मंडल पर। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं जल मंडल की। आप जानते हैं पृथ्वी के 75% हिस्से में, पृथ्वी के 75% हिस्से में जल होता है। ठीक है, इसमें वह भी जल शामिल है जो भूमि के अंदर है, यानी कि भूमिगत जल। पृथ्वी के 70% भाग में पानी पाया जाता है, चाहे वो समुद्र की बात करें, चाहे हम नदी की बात करें, चाहे हम तालाब की बात करें, पोखरी की बात करें, या ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले यानी कि भूमिगत जल की बात करें, तो जलमंडल पर 75% क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। आप जल के बारे में जानते हैं, आप खाना खाए तो महीनों रह सकते हैं बिना खाना खाए, लेकिन पानी बिना पिए 10 से 12 दिन के बाद नहीं चलने वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे हम वायुमंडल की। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, वायुमंडल वह होता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहता है। अगर कभी पूछा जाए वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे विभिन्न गैसों का समूह ही वायुमंडल है। अलग अलग गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाई जाती है, जबकि जो जितना बचा 0.1 जो बचा उसमें सभी गैसें अन्य में उसमें शामिल होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई वायु क्या काम करती है। वायु है ना, वायु क्या है? ठीक है, बिना वायु के तो जीवन कतई संभव नहीं होने वाला। ठीक है, बिना वायु के जीवन कतई संभव नहीं होने वाला। होता क्या है कि अगर देखिए वायु मतलब क्या है, अगर वायु हमें जीवन मतलब अगर वायु नहीं होगी तो पहली चीज तो टेम्परेचर, तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को छान के पृथ्वी पर भेजती है, लेकिन उसके तापमान, आप एकदम आसान एकदम प्रैक्टिकली घर का प्रैक्टिकली करिए कि अगर देखते हैं चाय वगैरह आप पीते हैं तो आप उसमें क्या मारते हैं, फूंक देते हैं ना, फूंक के पीते हैं, तो फूंकने के बाद टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक वैसे ही काम वायु करती है। वो क्या काम करती है, हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को नियंत्रित, सेम वायुमंडल सेम एक साथ दोनों समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्या काम करता है ये कि वायुमंडल तो हम समझ ही चुके हैं, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। क्या काम करता है, तो ये पृथ्वी के टेम्परेचर को नियत रखने में, सामान्य रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझिए कि अगर हवाएं ना बहें, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और जीवन जीना पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा। पूरे सौर मंडल में, मैंने पहले भी बताया कि पूरे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन अवेलेबल है, जहां पे जीवन पाया जाता है। आगे बात करेंगे वायु की गति। वायु कई तरह की बहती है। वायु सामान्य भी होती है। ठंडी में हवा अगर आपको कोई लग जाती है तो आपको बड़ा कष्टदायी होती है, ठंडी में हवा लगनी नहीं चाहिए, और गर्मी में हवा ना लगे तो तकलीफ है ना। और हवा, गर्मी में जो हवा चलती है वो बहुत तेज चलती है, पेड़ वगैरह उखाड़ के लेके चली जाती है, और यही हवा वर्षा का भी कारण बनती है। समझ रहे ना, हवाएं दो तरह की चलती हैं। जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे हवाएं दो तरह की चलती हैं। एक होती है समुद्र से स्थल की ओर, और एक होती है स्थल से समुद्र की ओर। हम बात कर रहे हैं वायु की गति, पवनें क्या होती है ना। तो जब हवाएं, देखिए गर्मी के मौसम में हवाएं क्या हो जाती हैं, काफ़ी तेज हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और हवाएं तेज नहीं होंगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्षा क्या होती है अब समझते हैं वर्षा के बारे में। ठीक है, वायु की गति समय के हिसाब से अलग अलग होती है। ठंडी में चलने वाली हवाएं मंद होती हैं, वो धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन गर्मी में यही हवाएं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो तापमान को नियंत्रित करने का काम करती हैं। आगे बात करेंगे बाबू वर्षा के बारे में। वर्षा भी ना हो शरीर, देखिए जिस प्रकार से वायुमंडल पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करने का काम करती है,
ठीक उसी प्रकार से वर्षा बहुत देखिए, जैसे ही गर्मी होती है उसके जस्ट बाद ही वर्षा आती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पृथ्वी झेल लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है। तो वायुमंडल क्या काम करता है, वर्षा करा देता है ना। वर्षा होती है 4 महीने, जो आप देखिए अभी अब मार्च से चालू हो रहा है, लगभग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक जाता है, और जुलाई लास्ट आते आते बरसात आ जाती है। तो वो क्या काम करती है वर्षा। पहली चीज तो आपके भूमिगत जल, जो आपके भूमि के ऊपर जो जल थे या नीचे थे, भूमिगत जल का तो हम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। ऊपर जो जल होता है, जैसे पोखरी नदी का होता है, लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है। जितनी ज़्यादा ही गर्मी होगी उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, उड़ेगा, और पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जितना पानी उड़ेगा, जितनी गर्मी होगी उतना पानी उड़ेगा, और जितना पानी पृथ्वी पर कम होगा उतना तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा तो जीव जंतुओं में क्या होगी, वो व्याकुलता आएगी। अब जंगली जो जीव हैं, हम तो पानी, हमें अगर वो हैंडपंप से पानी नहीं मिला तो हम समरसेबल लगा लेंगे, नहीं है तो हम ट्यूबवेल लगा लेंगे। लेकिन क्या होता है कि इन्हें मैनेज करने के लिए क्या होती है, वर्षा पाई जाती है ना। ये वर्षा क्या काम करती है, ये देखिए, पहली चीज तो पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करती है, साथ ही साथ दूसरी चीज ये क्या काम करती है, भूमिगत जल या पृथ्वी के ऊपर के जल को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, ताकि पृथ्वी पर जीवन लगातार बना रहे। समझ रहे, ये था आपका प्राकृतिक संपदा का पहला पार्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।